हेडलाइन बनती है कि जापान अपनी खुफिया एजेंसी वेस्ट की मदद से बनाएगा। इसका मतलब कुछ और भी है। जापान डिप्लोमेसी में भी जीत गया है, कुछ ऐसा कूटनीति में खेल गया है कि जिन लोगों से परेशान होकर डिफेंस और सुरक्षा में आगे बढ़ रहा है, उन्हीं को साथ लेकर बढ़ने की दाव चल दी है। तो दाव पेच इस बार अच्छे हो रहे हैं। इसीलिए चर्चा तकाइची की हो रही है कि इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसके चलते आने वाले समय में जापान को अलग दिशा में याद रखा जाएगा। आइए चर्चा करते हैं किस तरह से जापान स्पाई एजेंसी विकसित करने निकल रहा है। लेकिन हाल ही में जापान की संसद ने एक नया कानून पारित कर दिया और कहा कि हम एक सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस यूनिट बनाने जा रहे हैं, जिसमें साने तकाइची जो जापान की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि यह हमारी सुरक्षा के लिए एक बड़ा काम करने जाएगी। अच्छा साहब, अब ये स्पाई एजेंसीज होती क्या है, काम क्या करती हैं? देखिए, आज दुनिया भर के तमाम अपराध, चाहे आतंकवाद से जुड़े हों, जासूसी से, साइबर हमलों से, तमाम देशों की अपनी सैन्य गतिविधियों से, कोई संगठित अपराध की प्लानिंग हो रहा हो, देश के खिलाफ कोई प्लान कर रहा हो, बॉर्डर पर कोई क्राइसिस हो, कोई भी प्रकार से आपके देश में कोई खराब फेट करेंसी आपके घर में घुसाने की प्रयास कर रहा हो, इन तमाम चीजों को पहले ही पता लगाने का, क्योंकि आप किसी देश के साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं, ये कनेक्शन आपके डिप्लोमेटिक तो होते ही हैं, लेकिन उस पर्दे के पीछे अगर आपके खिलाफ कोई कूटनीति या कोई इस तरह की षड्यंत्र रची जा रही है, तो खुफिया एजेंसीज पता लगाती हैं। जैसे भारत ने 1971 के जब जंग को जीता, जब पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, तो उसमें हमारी खुफिया एजेंसी रिसर्च एनालिसिस जो विंग है, जिसे R&AW कहते हैं, इस एजेंसी का बहुत बड़ा रोल था। मतलब भारत पाकिस्तान से युद्ध करके ही इसकी जरूरत समझा था और यह समझ गया था कि पाकिस्तान के भीतर अपने लोग घुसाने पड़ेंगे जो कि कभी भी क्लेम नहीं किए जाएंगे कि हमारे हैं। हाल ही में आपने एक फिल्म धुरंधर देखी होगी, उस धुरंधर के अंदर भी आपने देखा होगा किस प्रकार से भारत की खुफिया एजेंसीज ने पाकिस्तान के अंदर भारत के ही एक व्यक्ति को एंटर कराया हुआ था, जो भारतीय सेना का एक ट्रेंड कमांडर था, ट्रेंड सैनिक था, और किस तरह से वहां जाकर के वो भारत के मंसूबों को कामयाबी दे रहा था। ऐसे ही फिल्म हाल ही में एक अल्फा निकल कर आई, जिसमें आपने यह सुना कि पाकिस्तान का कोई सैन्य कर्मचारी था जो भारत की सेना के अंदर घुसकर आ गया था। यानी कि फिल्मों से आपको यह समझ में आता है, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, उसमें थोड़ा सा मनोरंजन के हिसाब से लिबर्टी वो लोग लेते हैं, लेकिन यह तो समझ में आता है कि सीधे रास्ते ये लोग नहीं चल रहे होते। कोई सा भी देश हो दुनिया का, वो सब इसी प्रकार से। आप रशिया का मामला उठाएं, इजराइल का उठाएं, इजराइल के बारे में आपने देखा कि इजराइल ने जो हमास है उसके टॉप लीडर्स को ईरान के अंदर घुस करके मार दिया, किसी को खबर तक नहीं लगने दी कहां से उन्हें सूचना मिली। या फिर अयतुल्ला अल खमनेई, उनको जासूसी के माध्यम से तो निशाना बनाया था कि वो घर कितने बजे होंगे, कब पहुंचेंगे, उनको निशाना बना के मार दिया। कई बड़े वैज्ञानिकों को इस तरह से निशाना बनाया। ये सब काम खुफिया एजेंसी कर रही होती है। इन खुफिया एजेंसी के दम पर ही आज कोई देश अपने आप को शक्तिशाली प्रूव करवा पाता है। अदरवाइज इजराइल जैसे देश की इतनी वैल्यू नहीं होती जो आज आप सुनते हैं। उसके जितने भी मिलिट्री इवेंट्स हैं, जिस तरह की वो घटनाएं अंजाम देता है, वो वहीं से तो स्थापित करता है कि उसकी मोसाद बहुत पावरफुल है। यही बात रशिया के बारे में कही जाती है। रशिया जब सोवियत रूस हुआ करता था, तब उसकी एक KGB नाम की एजेंसी हुआ करती थी, जिसने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के MI6, अमेरिका की जो CIA है, CIA के साथ और उनके जो डोमेस्टिक FBI है, इनके साथ लड़ करके अपने आप को स्थापित किया था। यानी कि ये सब चीजें ऐसी हैं कि दुनिया में कौन देश कितना पावरफुल है, वो उससे तय होता है कि उसके पास दूसरे देश की कितनी खुफिया जानकारी है। जापान की कहानी क्या है? तो जापान जो है ना, उसने 1945 तक, जब युद्ध के अंदर वो हार गया, पूरी तरह से सारी शांति हो गई कि भाई अब हमारे ऊपर परमाणु बम गिर गया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो 1947 में अपना उन्होंने एक संविधान लागू किया। उसमें एक आर्टिकल 9 डाला और उस आर्टिकल 9 के अंदर उन्होंने अपने बात को सिंपल कहा और कहा कि अब हम लोग पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनाएंगे, यानी शांति की नीति अपनाएंगे। अब हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, और हमला नहीं करेंगे तो हमें जानकारी की जरूरत ही नहीं है, और हमारी सुरक्षा अमेरिका से हम लेते रहेंगे। मतलब हम पर कोई हमला कर दे तो बचेंगे कैसे? बोले अमेरिका से हम सुरक्षा लेते रहेंगे। ये वो संधि की तस्वीरें हैं जिस समय पर अमेरिका के साथ ये संधि करके कहते हैं कि सर अब हम शांतिवादी हो गए, अब हम नहीं करेंगे कुछ भी काम। तो इतनी अंदर इनके अंदर इतनी सिद्धता कहां से आई? ये गौतम बुद्ध से प्रेरित कहां से हो गए? तो हुआ ये कि इनके यहाँ ना पहले एक खुफिया एजेंसी हुआ करती थी जो टोक्यो की स्पेशल हायर पुलिस यानी कि TOKKO हुआ करती थी। ये जो टोको नाम की इनकी गुप्त पुलिस थी ना,
इसने धीरे धीरे पहले ही विश्व युद्ध के दौर में पहले ही इतना आतंक मचा दिया था कि कोई भी राजनीतिक विरोधी हो, कोई पत्रकार हो, कोई छात्र हो, कोई आम नागरिक अगर सरकार के विरोध में हो, उनको गिरफ्तार करना, उनके ऊपर आक्रामक नीतियों को अपनाना, तमाम प्रकार से प्रताड़ित करने का काम करा करते थे। तो आम जनता में पहले ही खुफिया एजेंसी, जैसे मान लीजिए कल को आई भी ऐसे करने लगे, जैसे आज राजनीतिक दलों के अंदर ईडी का नाम है, ईडी और सीबीआई आजकल नाम ही इसलिए लिए जाते हैं कि अगर सरकार के खिलाफ आपने कुछ बोला तो आपको 2 दिन बाद ही ईडी के दर्शन हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें अब नैरेटिव में आप सुन चुके हैं, लेकिन कल को अगर आपको आईबी के बारे में भी यही सब सुनने को मिले, खुफिया एजेंसीज के बारे में भी यही सुनने को मिले, तो आपको एक घृणा होने लगेगी और उस व्यवस्था को बदलने की मांग करने लगेंगे। जैसे वर्तमान सरकार ने सीबीआई का यूज कम किया है, इनकम टैक्स का कम यूज किया है, ईडी का ज्यादा यूज किया, क्योंकि पुरानी सरकारें सीबीआई के कारण बदनाम थी। तो जनता को राहत दी गई कि सुनो, सीबीआई नहीं होगी, ईडी होगी, कोई नया नया नाम देकर के आपके साथ साझा कर दिया गया। हालांकि ईडी बनी पहले ही थी, लेकिन फिर भी यूज उसका इस बार ताकत के साथ कर दिया गया। तो कुल मिलाकर हुआ ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं ना, इन व्यवस्थाओं को जापान की जनता पहले से जानती थी और मानती थी कि ये शोषणकारी हैं। तो जापान की जनता ने खुद कहा कि हमें खुफिया एजेंसी चाहिए ही नहीं। तो जापान फिर अपने आप की सुरक्षा कैसे करता था? अमेरिका की मदद से। उन्होंने गठबंधन कर रखा था कि साहब आप अपने सैनिकों को जापान में रखो, आपको जगह मिल जाएगी, पैसा चाहिए पैसा ले लो, हम डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे, हम काम नहीं करेंगे। फिर इसी बीच में उन्होंने एक बार कैबिनेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ऑफिस नाम से व्यवस्था करी, लेकिन उसको कोई बहुत ज्यादा कानूनी अधिकार नहीं दिए। उसका काम सिर्फ इतना ही था कि आप अपने देश की जो इंटर डिपार्टमेंटल जानकारी है वो अमेरिका के साथ साझा कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो अब इतने दिन से ये चले आ रहे थे, तो अब अचानक क्यों? तो आपको अचानक टिप्स पे तो बहुत सारे आंसर याद आ जाएंगे। सर, नॉर्थ कोरिया परेशान कर सकता है, चाइना परेशान कर सकता है, साउथ कोरिया परेशान कर सकता है, सर जापान को रशिया परेशान कर सकता है, अमेरिका परेशान। भाई, दुनिया की अगर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो तो परेशान करने के लिए तो कोई ना कोई खड़ा ही होगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रमुख जरूरत क्यों है? अचानक जापान ने अपना रुख कैसे बदल लिया? इसके पीछे के सबसे तात्कालिक कारणों में डोनाल्ड ट्रंप का आना है। क्योंकि ट्रंप ने जापान को, जैसे कुछ दिनों पहले नाटो के नाम पर यूरोप को धमकी दे दी, ऐसे ही जापान को इस सुरक्षा समझौते के नाम पर धमकियां दे दी गई। उन्हें यह कहा गया कि तुम हमारी सुरक्षा में जी रहे हो, आप अगर अपने देश से इतने ट्रिलियन डॉलर या इतने बिलियन डॉलर अमेरिका में निवेश नहीं करोगे तो हमें सोचना पड़ेगा आपकी सुरक्षा के बारे में। मतलब अब सुरक्षा के नाम पर अमेरिका ने जापान के साथ बार्गेनिंग कर ली। अगर यह स्थिति रही तो कल को नॉर्थ कोरिया कोई बैलिस्टिक मिसाइल जापान पर दागे तो अमेरिका वहां खड़ा होकर के पहले जापान से कहेगा कि इतना पैसा दो तब तो बचाएंगे, अदरवाइज नहीं बचाएंगे। पहले ऐसा अमेरिका नहीं हुआ करता था। लेकिन जो वर्तमान रूप अमेरिका का निकला है, इस वर्तमान रूप से ही सारी की सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक और कारण भी जिम्मेदार मिला, और वो क्या? आप सबने कुछ समय पूर्व जब रशिया यूक्रेन युद्ध सुना होगा, उस समय एक जानकारी मिली होगी कि रूस की खुफिया एजेंसीज को भी, या रूस के, अच्छा देखिए ऐसे समझिए, आज भारत के जिन देशों के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जिन देशों में हमारे एम्बेसडर्स बैठते हैं या हाई कमिश्नर्स बैठते हैं, उनकी एक टेबल हमारी हर जगह डिप्लोमेट्स जहां हैं वहां पर एक हमारी गुप्तचर एजेंसी की टेबल भी होती है। लेकिन उसे किसी ना किसी टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से बिठाया जाता है, और ये ओपन सीक्रेट है। मतलब ये ऐसा सीक्रेट है कि जो उन दूसरे देशों को भी पता है कि अच्छा, इनके यहां पर एक टेक्निकल आदमी इनकी खुफिया एजेंसी से आया हुआ है, लेकिन वो डेटा एनालिस्ट के नाम से बिठाया हुआ है। वो खुफिया एजेंसी असल में जो आंखों के सामने चीजें चल रही हैं, एटलीस्ट वो तो देखे। जब भी आप किसी दूसरे देश के आदमी को भारत में आते समय वीजा मांगने की स्थिति में देखते हैं, तो कई जब संदिग्ध वीजा जानकारी होती हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैंने किसी विदेश में जाने का आवेदन किया, मैंने उस देश की एम्बेसी से परमिशन मांगी, सर कितने दिन में आ जाएंगे? मैं सेम डे जाके सेम डे वापस आ जाऊंगा। वो वीजा उठा और उठ करके दूसरी जगह चला गया गुप्तचर एजेंसी के पास। चेक करो इस आदमी का प्रोफाइल साफ तो है। ऐसे ही तमाम प्रकार की जब यात्राएं होती हैं, तो विदेशी नागरिक जब आ रहे होते हैं तो उस एम्बेसी के अंदर इन लोगों को बिठा के रखा जाता है। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई करी तो उस समय पर यूरोप के कई देशों ने अपने यहां से रशियन एजेंट्स को निकाल दिया। बोले साहब सुनो, अपना ये सारा एम्बेसी एम्बेसडर सब ले जाओ यहां से, हम नहीं बिठाएंगे, निकालो, ताकि रूस अपने पांव ना पसार पाए, उस तक उनकी तैयारियां ना पहुंचे। लेकिन रूस इस पूरे जंग में अपने लिए अल्टरनेट तलाश रहा था, और अल्टरनेट तलाशने में जापान उसको अपनी खुफिया एजेंसीज के लिए एक सेफ पनाह की जगह मिला। अब इसकी क्या कहानी है? असल में आपको मालूम होगा कि रूस के साथ तमाम प्रकार की जो कंपनी, ब्रिटिशर्स और यूरोपियन कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने ट्रेड करना रोक दिया। बोले आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, आपको कोई भी चीज नहीं देंगे। नहीं देंगे तो ऐसे में अब रूस को तैयारी के समय मिसाइल के अंदर कोई चीज चाहिए, कोई अपना इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना है कुछ, तो
भाई सपोर्टिव चीजें तो चाहिए ही होंगी ना, तो या तो वो चाइना से मिलेंगी या फिर उस देश से मिलेंगी जहां पर खुफिया एजेंसी है ही नहीं। और यहां पर जापान उनके ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपदा में अवसर बनकर निकला। जापान टेक्नोलॉजी में तो उन्नत है ही, यहां से टेक्नोलॉजिकल सामान खरीद खरीद के रशिया जाने लगे, या तो डायरेक्ट जाने लगे या वाया जाने लगे। और जापान के अंदर रूस के खूब सारे एजेंट घूमने लगे इस दौर में, पिछले 3-4 साल में, और उन्होंने उठा उठाकर खूब सारा सामान डाल दिया रशिया के अंदर। अब यह बात कैसे पता चली? रिसेंटली क्या हुआ कि यूक्रेन के अंदर कुछ मिसाइलें जब देखी गई तो उन मिसाइलों के अंदर जो सिस्टम लगे हुए मिले ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो लगी हुई मिली, वो डिवाइसेस रशियन थी, वो सॉरी जापानी थी। तो यूक्रेन में जापानी चीजें पहुंच कैसे गई? तो पता चला कि ये जापानीज पार्ट जो है ये रशियन मिसाइल में लगकर आए हैं। बोले रशिया ने तो खरीदे ही नहीं या जापान ने तो बेचे ही नहीं। बोले साहब ये खुफिया तरीके से पहुंची हैं। तब जाकर जापान को इन पश्चिमी देशों ने मोटिवेट किया कि अरे कम से कम खुफिया एजेंसी के लोग आपके देश में घूम रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए तो कोई तरीका लाओ। तो बोले सर हम तो कह ही रहे थे, बना ही देते हैं। तो एक प्रकार से इन लोगों को साथ ही साथ मोटिवेट कर दिया गया। बाकी बचे कारणों में ये दोनों भाई तो हैं ही, दो भाई दोनों तबाही कारण, क्योंकि ये कभी भी जापान को निगलना चाहेंगे। जापान ने इन पर इतनी यातनाएं दी हैं कि ये यातनाओं का बदला आज भी लेना चाहते हैं, मतलब इतने गुस्से में पूरे टाइम रहते हैं। तो बस कुल मिलाकर के चीन हो, उत्तर कोरिया हो, रशिया हो, अब सब तरफ से जापान को चुनौती है। और रही सही साइकोलॉजिकल थॉट ये है कि अमेरिका तो साथ नहीं है, क्योंकि अमेरिका इनको बिठाकर टेबल पर ह्यूमिलिएट करता है कि तुमसे ज्यादा तो सरप्राइज देना पोर्ट ब्लेयर जानता ही कौन है। तो बस कुल मिलाकर के ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ट्रंप का भी दबाव है और जापान इसका लाभ उठा रहा है, और इसी के लिए जापान ने अपने यहां पर खुफिया तंत्र विकसित करने का काम कर दिया है। क्या इनके लिए बहुत आसान होगा? देखिए आसान तो नहीं होगा, चुनौतियां कई होंगी, क्योंकि अब नया मॉडल डेवलप करना, दूसरे देशों में अपने आदमी घुसाना, और ऐसे समय पर घुसाना जिस समय पर जापान को वीजा फ्री एंट्री है बहुत से देशों के अंदर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप 3 कंट्रीज में चलता है। तो ऐसे में अगर जापान अपने अपने खुफिया लोगों को दूसरे देशों में भेजता है तो ये उसके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। हो सकता है उसका पासपोर्ट इंडेक्स अब गिरने लगे। ऐसे में हाल ही में मार्च 26 में इन्होंने अपने यहां पर विधेयक को मंजूरी दी, अप्रैल में उसको निचले सदन से पारित किया, 27 मई 2026 को ऊपरी सदन से पारित किया, और जुलाई में, यानी कि आप और हम जब चर्चा कर रहे हैं उस समय पर इसका संचालन तय किया और 2 यूनिट बनाई, एक नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल और एक नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो। इनके मदद से अब ये लोग अपने इस काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। बाकी अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया फिलहाल के लिए इसकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो योग्य अधिकारियों की भर्ती इनकी चुनौतियों में रहने वाली है, और दूसरी खुफिया एजेंसीज को काउंटर करने के जो तरीके होंगे ये इनकी बड़ी फैसलों में से निकल करके आएंगी। ठीक है साहब, बाकी आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर देखना। एक बार हमने बताया था जापान फिर डराने वाला है जब ये डिफेंस के क्षेत्र में काम करने की तैयारी किया था।